हम तो समझते हैं आजादी की लड़ाई की मूल परिकल्पना ग्राम स्वराज थी। समावेशी और विकेंद्रीकृत योजना अपने स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप आम लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आम लोगों की सहमति से उनके निहित जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को चिन्हित करना और उसके विकासपरक योजनाओं का निर्माण कराना, मैं समझता हूं यही पंचायती राज व्यवस्था का मूल अभिप्राय है। आजादी के बाद राजस्थान से भले ही पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ, लेकिन हमारे भारतवर्ष में 74वां संशोधन करके संविधान में आवश्यक संशोधन करके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का एक संवैधानिक रूप से एक व्यवस्था का चयन हुआ, एक चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, बहुत सारे संवैधानिक अधिकारों से उनको सुसज्जित किया गया। मूल उद्देश्य जो हमारा ग्राम स्वराज का है वह त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के बीच आपस में समन्वय बनाना। तो मैं समझता हूं बिहार के अन्य कोने में कुछ हो या न हो, भारतवर्ष के कुछ अन्य कोनों में हो या न हो, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के आधार स्तंभ हमारे माननीय वार्ड सदस्य से लेकर माननीय मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद तक एक समन्वय बनाने का जो माननीय जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब जी के द्वारा जो प्रारंभ किया गया है, तो इतना जरूर यह सुखद अनुभूति होती है कि हमारा मधुबनी जिला पंचायती राज व्यवस्था का एक ऐसा उदाहरण भारत के मानचित्र पर स्थापित करेगा कि लगेगा कि मधुबनी जिला पंचायती राज व्यवस्था एक बहुत ही सशक्त और जो एक उत्तरदायित्व से जोड़ करके जो इसका निर्माण किया गया उसका एक सफल क्रिया रूप मधुबनी जिला एक सांकेतिक रूप में माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा यह पहल बहुत ही स्वागत योग्य पहल है। दोस्तों, बहुत तरह की बातें हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक रूप से इसका निर्वाचन किया गया, उसको शक्ति, उनका कार्य, कर्तव्य, सारे चीज का निर्धारण किया गया। महामहिम राज्यपाल के द्वारा वर्ष 2001 में करीब 11वीं अनुसूची के अनुरूप कुल 29 विभाग की शक्ति और अधिकार को प्रतिनिधान किया गया, आपके उत्तरदायित्व से जोड़ा गया। 2001 में 170 अवस्था थी, लगा कि यह प्रारंभिक समय है, अभी कुछ कुछ अधिकार मिले हैं। बहुत सारे प्रतिनिधि मैं समझता हूं वर्ष 2001 में भी प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुए होंगे, वह ना भी तो आप 2001 में देखे होंगे आपके पंचायत के जो कर्मी होते थे, माननीय मुखिया जी के नियंत्रण में उनका सारा एब्सेंटी अनुपस्थिति पंजी बनता था। उनका जो भी पंचायत के कर्मी होते थे उसका नियंत्रण ग्राम पंचायत के अधीनस्थ रहता था। लेकिन बाद में उत्तरोत्तर लोगों को लगा कि अप्रारंभिक समय है, आते आते और आगे अधिकार से सुसज्जित किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह बनी कि वर्ष 2001 के समय जो हमारा कार्य और अधिकार और जो क्रियान्वयन करने में जो हम अपने आप को सशक्त और मजबूत समझते थे, वह वर्ष 2006 आते आते लगता है कि वह आप खुद अपने आप में अनुभव करते होंगे, बोलना नहीं चाहिए, अब हमारे मुखिया जी को ग्राम सेवक को फोन करना पड़ता है, ग्राम सेवक से पूछना पड़ता है कि आप पंचायत में अब कब टाइम दीजिएगा। जन वितरण विक्रेता कब सामान का उठाव किया, कब वितरण किया, ये माननीय मुखिया जी को भी जानकारी नहीं रहती है। ये आवास किसको मिलना चाहिए, पेंशन किनको मिलना चाहिए, किसके घर में क्या स्थिति है, किसको राशन कार्ड नहीं मिल पाया, किसका घर बेघर है, कौन निर्धन है, वह हमारे माननीय वार्ड सदस्य और माननीय मुखिया जी से ज्यादा वह टोला सेवक और ये आवास सहायक नहीं न समझ सकता है। लेकिन परिस्थिति ऐसी बना दी गई, ये 300-400 मतदाता पर एक प्रतिनिधि का चुनाव कराया गया। वह प्रतिनिधि जो दिन रात 24 घंटा ऑन ड्यूटी रहते हैं, 12 बजे रात से लेकर के 12 बजे दिन तक व्यक्तिगत अपने कामों को तिलांजलि देकर, अगर आम जनता मालिक अगर आपको किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से भी अगर उसको कुछ जरूरत ऐसी पड़ जाती है तो प्रतिनिधि के रूप में अपने वार्ड सदस्य को ही खोजते हैं। हमारे माननीय वार्ड सदस्य अगर सोए रहते हैं या व्यक्तिगत कार्यों में अगर व्यस्त रहते हैं तो भी उस मतदाता मालिक के हित में अपने व्यस्तता
कार्य को छोड़ के, अपने निजी कार्य को छोड़ के जनता माली की सेवा में उनको समय देना पड़ता है। जनता माली के बीच में 24 घंटा समय बिताने वाले हमारे वार्ड सदस्यों का क्या स्थिति है। एक दैनिक मजदूर को भी 300-400 रुपये मिलते हैं, लेकिन हमारे वार्ड सदस्य जो ऑन ड्यूटी 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहते हैं उनको मात्र 500 रुपये मिलता है। यह कितना दुखद स्थिति है, इसको समझने की जरूरत है। भाइयों, जो स्थिति बन गई उस स्थिति में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह स्थिति क्यों ऐसा दुरूह स्थिति बनती गई। जो हमारा प्रारंभिक समय था, जो हमारा संवैधानिक अधिकार था, उसका निरंतर ह्रास होता गया। हमारे अधिकार में कटौती की जाती रही, प्रशासनिक रूप से हमारे अधिकार का अतिक्रमण किया जाता रहा। लेकिन होता क्या रहा, हम आप सारे लोग जो नए नए माननीय मुखिया जी बने होंगे, उनको लगता होगा 6 महीना साल भर के बाद जो अभी व्यवस्थाएं हैं, कागज में पंचायती राज अधिनियम का जब आप अध्ययन करेंगे तो लगेगा कि आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। अब वास्तविकता भी है। माननीय मुखिया जी के प्रति आम जनता, पढ़े लिखे सारे लोग जो व्यावहारिक रूप से पंचायती राज को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको लगता है कि मुखिया को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से भी ज्यादा अधिकार है। माननीय मुखिया जी पंचायत के सुप्रीम हैं। माननीय मुखिया जी जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, वह माननीय मुखिया जी खुद अनुभव करते होंगे। बहुत सारे माननीय मुखिया जी यहाँ होंगे भी या ना, तो खुद आप अनुभव कर रहे होंगे। माननीय मुखिया जी लोगों को भी अब दिक्कतें ये आ गई हैं कि उनके लाभुक योजनाएं या जो भी ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी अधिकार है, व्यक्तिगत लाभ से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, चाहे गांव के विकास से संबंधित योजनाएं हैं, उनको भी नियमावली से जोड़ दिया गया है। सामने में खड्डा गड़ा पड़ा हुआ है। आम जनता कह रहे हैं, मुखिया जी भी यह सोच रहे हैं कि यह गड्ढा तुरंत भर जाना चाहिए, लेकिन माननीय मुखिया जी भी चाह करके वह जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप उस गड्ढा का तत्क्षण निर्माण नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत कोष से, निजी पैसा से वह गड्ढा का तत्काल निदान कर सकते हैं, लेकिन यह पंचायत के विकास के मध्य में जो राशि आती है, जो नियमावली बना दी गई है, मुखिया भी कहीं ना कहीं, मुखिया की शक्ति को भी घेर दिया गया है, उनको भी बंदिश लगा दिया गया है। तो कहने का यह मतलब है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक रूप से जो अधिकार मिला हुआ है, वह अधिकार अतिक्रमण हो गया है। उस अधिकार का, पंचायत प्रतिनिधि के मान सम्मान का, उसके हक हकूक को प्रशासनिक रूप से अतिक्रमण करके पंगु बना दिया गया है। एक साजिश की जा रही है। पंचायत प्रतिनिधि मतलब मुखौटा बनाने का एक सोची समझी साजिश है, और वह साजिश के खिलाफ में हमें लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। भाइयों, मुकदमा हम भी लड़ते हैं, मुकदमा आप भी लड़ते हैं। जज साहब के पास अगर कोई बात होती है तो वकील रखा जाता है। वकील जज के सामने कोर्ट में आपके लिए, आपके पक्ष की बात करते हैं। उसी तरह से विधान परिषद में आपके वोट से निर्वाचित होने वाले वही वकील जो दलीय आधार पर जीत के गए, कभी मैं नहीं समझता हूं पंचायत प्रतिनिधि जो उनके वोटर हैं, उनके हित में एक लफ्ज भी कभी बोला होगा। विधान परिषद में 3-3 बार पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में विधान परिषद में वो जाने वाले लोग, क्योंकि वह दलीय आधार पर उनका निर्वाचन होता रहा, वह दलीय आधार पर जीत कर जाने वाले विधान परिषद में हमारे जो माननीय सदस्य अब तक जाते रहे, वोट तो पंचायत प्रतिनिधियों का लिया, और पंचायत प्रतिनिधियों के मान सम्मान, उनके संविधान का अधिकार का निरंतर जो हनन होता रहा, वह जो कहते हैं उनके मान सम्मान पर चोट पहुंचाया जाता रहा, संवैधानिक अधिकार में कटौती की जाती रही। एक लफ्ज कोई भी विधान परिषद में बोलने का नहीं काम किया। कारण उनकी व्यवस्था है। कोई लालू यादव के पार्टी का विधान परिषद में गया, कोई नीतीश कुमार के पार्टी से गया, कोई मोदी जी के पार्टी से गया, कोई राहुल गांधी की पार्टी से गया, वह पार्टी के नेता की हित की बात किया। वह पार्टी और अपने नेतृत्व और नेता के हित में विधान परिषद में जो कुछ बोलना होता रहा वह बोलते रहे। आप सारे लोग साक्षी हैं, देखते रहे। वोट लेता रहा पंचायत प्रतिनिधियों का, और उसकी प्रतिबद्धता, उसकी जवाबदेही अपने नेता, अपने दलीय प्रतिबद्धता उनके साथ संबद्ध रहा। इसी कारण से हम इस बार
आप सभी लोगों का, माननीय सदस्यों का आदेश लेना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि 3 बार दलीय आधार पर विधान परिषद में जो चुन करके गया, पंचायत प्रतिनिधियों का वोट लिया, ठगने का काम किया, जबकि हम वोटर जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं गैर दलीय आधार पर जीत करके आए हैं। अपनी अपनी सामाजिक विश्वसनीयता के आधार पर आप जीत के आए हैं। आप अपने समर्पण और समाज की सेवा की भावना से जनता मालिक का विश्वास जीतने में कामयाब रहे हैं। कोई नेता, कोई दल आपके जीत में कहीं भी भागीदार नहीं है। गैर दलीय आधार पर आप सभी लोग अपने व्यक्तिगत छवि के बलबूते जीत के आए हैं, तो निश्चित रूप से विधान परिषद में भी गैर दलीय आधार पर भी आपका विधान परिषद में प्रतिनिधित्व जाए, यह हम विनती आग्रह आपसे अनुमति लेने के लिए आए हैं। विधान परिषद में जो जाते रहे दलीय आधार पर, साल में 3 करोड़ रुपया एक विधान परिषद को ऐच्छिक को मिलता है। 6 साल में 18 करोड़ रुपया। वोट लिया आपका, आप वार्ड सदस्य बने, माननीय मुखिया बने, पंचायत समिति बने, अपने वोटर के प्रति कितने जवाबदेह रहते हैं, सोते जागते हमेशा जनता की सेवा के लिए तल्लीन रहते हैं। लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों को आज देखिए, ब्लॉक आते हैं अपने जनता मालिक के कामों से, कुछ गांव के विकास के कामों से उनको प्रखंड मुख्यालय आना पड़ता है। कोई इधर चाय की दुकान पर भटकते हैं, कहीं उधर भटकते हैं, बैठने की जगह नहीं है। अगर गैर दलीय आधार पर आप लोगों के आदेश से महिला सशक्तिकरण के एक उदाहरण के रूप में अंबिका गुलाब जी को हम लोग उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है, अगर अंबिका गुलाब को अगर विधान परिषद में भेजिएगा तो हम आपको संकल्प दिलाते हैं, वादा करते हैं, प्रत्येक भवन 25 लाख से ज्यादा का एक सभागार होगा और यह बनाया जाएगा। आप सभी वार्ड सदस्यों को मासिक वेतन 5,000 दिलाने के लिए 6 महीना में हम लोग आवाज लड़ेंगे और पेंशन, भत्ता, बीमा सारे चीज से कवर कराने की बात करेंगे। और इस उम्मीद से करते हैं क्योंकि जिला परिषद अध्यक्ष एक महिला आरक्षित पद पर जरूर आई हैं, लेकिन पढ़ी लिखी हैं। आप खुद इनकी बातों को सुनेंगे। पद की गरिमा के अनुरूप हमारे मधुबनी जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में बिंदु गुलाब जी आपके आशीर्वाद से निर्वाचित होकर आई हैं। जिला में भटकने तो उसको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मधुबनी आइएगा, अपने घर समझ करके आवाज पर आएंगे। आप बिंदु गुलाब को अपना बहन भतीजी के रूप में देखिएगा, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगी। और इस बार उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, गांव से लेकर के विधान परिषद तक अपने पंचायत प्रतिनिधियों का जो संवैधानिक अधिकार है उसे 6 महीना में प्रशासनिक अतिक्रमण से मुक्त कराने का हम लोगों का संकल्प है और कर दिखाएंगे। इसी कड़ी में हम इस सभा को आगे बढ़ाते हुए हम जिला परिषद अध्यक्ष माननीय